हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस नॉर्मल एंड मोलर सॉल्यूशंस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कवर कर लिया है ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड कवर कर लिया है, NaOH हमने बनाकर देख लिया, स्टैंडर्डाइज कर लिया, उसके साथ में HCl भी करके देख चुके हैं। अब हमारे बचते हैं सोडियम थायोसल्फेट अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। तो एक हमारा बचता है सोडियम थायोसल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट और एक और है सीरिक अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे सोडियम थायोसल्फेट के प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले हमें इसका नॉर्मल मोलर सोल्यूशन बनाना आना चाहिए। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक्चुअली केमिकल हमें किस फॉर्म में मिलता है उस पर डिपेंड करता है। सोडियम ऐसा आपको मिलेगा, अगर सोडियम थायोसल्फेट तो डेफिनेटली वो क्या है, एनहाइड्रस है। ठीक है, तो आप बोल दोगे कि उसका मॉलिक्यूलर वेट सिंपली 158.11 समथिंग ऐसा होता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, लैब में हमें सोडियम थायोसल्फेट एनहाइड्रस फॉर्म में नहीं मिलता, जबकि पेंटाहाइड्राइड फॉर्म में मिलता है, यानी .5H2। ठीक है, तो सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट की फॉर्म में मिलता है। तो इसका जो हमारा मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है वो 248 अराउंड ग्राम हो जाता है पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पर है थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात, अगर आप कैलकुलेट करोगे लगभग इसका मॉलिक्यूलर वेट पेंटाहाइड्रेट का, तो 248 ग्राम पर मोल आ जाता है। ठीक है, तो इससे हमें मोलर सोल्यूशन और नॉर्मल सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, मोलर सोल्यूशन आप बिल्कुल इजीली बना लोगे। 1 मोल में कितना आएगा, 248 ग्राम को लोगे आप सीधे सीधे 1000 ml में डिज़ोल्व कर दोगे। ठीक है, तो आपका बन जाएगा 1 मोल, और 0.1 मोल चाहिए आपको, तो 24 ग्राम को आप लोगे 1000 ml में और बन जाएगा आपका 0.1 मोलर। बात आती है नॉर्मल सोल्यूशन की। तो नॉर्मल सोल्यूशन बनाने के लिए हम पहले इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। एक्चुअली क्या है, सोडियम थायोसल्फेट जो होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन देता है। ठीक है, तो आयोडीन ऑक्सीडाइज सल्फ थायोसल्फेट बन जाता है रिएक्शन से इसकी, सोडियम थायोसल्फेट की। तो आइडोमेट्रिक मेथड इसमें यूज़ होता है। तो इसकी अगर हम रिएक्शन देखेंगे तो होता क्या है, तो 2Na2SO3 जब आयोडीन से रिएक्ट करता है तो होता क्या है, Na2S4O6 प्लस 2Na। तो अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें इसका, तो आपका जो सोडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो आएगा +1। ठीक है, और अगर हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है इसका, तो हमें पता है इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट जो है डिवाइड बाय उसका वैलेंसी कह लीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट कह लीजिए, या फिर एसिडिटी या बेसिसिटी कह लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, 1। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी जो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी होगी वो इक्वल होगी। ठीक हो गया, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट भी कितना आएगा, 248 डिवाइड बाय 1। इसका मतलब 248 ग्राम ही आएगा इसका इक्विवेलेंट वेट। इसका मतलब कि 148 ग्राम को अगर हम 1000 ml में डिज़ोल्व कर देते हैं तो भी हमारा 1 नॉर्मल सोल्यूशन बनेगा। तो आई होप ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट वही कर लेंगे। 0.1 नॉर्मल बनाने के लिए 24.8 ग्राम इन 1000 ml will give you 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन। तो यहाँ हमने सोल्यूशन तो हम बना लेंगे। अब होता क्या है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाने वाली प्रॉपर्टी जो है, इसकी वजह से हम इसकी जो प्रिपरेशन करते हैं रिएजेंट की,
उसमें क्या और करना पड़ता है, हम एक सोडियम कार्बोनेट को डाल देते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव। ठीक है, तो और जो वाटर होता है उसको भी हम पहले बॉईल कर लेते हैं, उसके बाद ही हम उसमें सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट डालते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 24.8 ग्राम या 25 ग्राम सीधे सीधे ले लेते हैं, क्योंकि हमें तो स्टैंडर्डाइज करना ही है इसको। तो 25 ग्राम को लेके 1000 ml में डिज़ोल्व कर देते हैं। और जो वाटर हम लेते हैं डिस्टिल वाटर, वो पहले बॉईल करते हैं, उसके बाद उसे कूल करते हैं, तब यूज़ करते हैं, जिससे कि कोई भी ऑक्सीडेशन के चांसेस ना रह जाएं। और उसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका स्टैंडर्डाइजेशन करना है। ठीक है, तो इसका अगर हमें स्टैंडर्डाइजेशन करना होता है तो सोडियम थायोसल्फेट का स्टैंडर्डाइजेशन पोटेशियम डाइक्रोमेट से होता है। प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इसका हमें सोल्यूशन बनाना होता है, और इसका हम पूरा फुल प्रोसीजर आइडोमेट्री में पढ़ेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी मैं डिटेल्ड रिएक्शंस आपको बताऊंगी आगे। तो आपको नेक्स्ट यूनिट्स का वेट करना पड़ेगा। फिलहाल स्टैंडर्डाइजेशन अगर हम इसका करते हैं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट से करते हैं। फर्स्ट यूनिट में आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, प्रिंसिपल इन्वॉल्व हो रहा है वो रिएक्शन जो मैंने आपको अभी बताई है। ठीक है, कि सोडियम जो है जो थायोसल्फेट है, तो उस थायोसल्फेट जो होता है रिएक्ट करता है आयोडीन से, तो ये रिएक्शन होती है। तो इसमें इतना ही काफ़ी है अभी के लिए। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट जो हमने बनाया था उसे ब्यूरेट में ले रहे हैं, और यहाँ पर जो जो चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड हैं, स्टार सोल्यूशन एज अ इंडिकेटर ले रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर आयोडीन इवॉल्व होगा, जो वो आयोडीन यूटिलाइज करेगा ये सोडियम थायोसल्फेट, जो थायोसल्फेट पार्ट निकलेगा इसमें से। ठीक है, तो आपने देखा था अभी सोडियम आयोडाइड बना था NaI, तो वो जैसे ही NaI बनेगा यानी आयोडीन यूटिलाइज हो जाएगा, तो जो स्टार्च का जो कलर, सोल्यूशन का जो कलर होगा वो कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि जब तक आयोडीन रहेगा सोल्यूशन में तब तक वो ब्लू कलर का सोल्यूशन दिखाई देगा हमें, और या फिर डार्क ब्लू कलर का सोल्यूशन दिखाई देगा। तो एट एंड पॉइंट हमारा जो सोल्यूशन है वो कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि जो आयोडाइड होगा वो रिएक्ट कर जाएगा हमारा सोडियम के साथ। सोडियम आयोडाइड बन जाता है, थायोसल्फेट से जो आयोडाइड रिलीज हुआ था, तो स्टार्च के साथ मिक्स होकर उसने कलर दिया। लेकिन जब जैसे ही सोडियम आयोडाइड बन जाता है यानी वो आयोडीन कंज्यूम हो जाता है, तो हमें कलरलेस सोल्यूशन मिलता है एंड पॉइंट पर। ठीक है, तो ये इसका स्टैंडर्डाइजेशन है। रिमेंबर अगेन आइडोमेट्रिक टाइट्रेशंस की जब हम बात करेंगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन के अंदर, तो हम डेफिनेटली इसको बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो डोंट वरी अबाउट दैट, अभी आपको सोल्यूशंस बनाना आना है। ठीक है, और इसका स्टैंडर्डाइजेशन किससे हो रहा है ये पता होना चाहिए इनिशियली। ओके, नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर हम मॉलिक्यूलर वेट देखें सल्फ्यूरिक एसिड का, तो अराउंड आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 98 ग्राम्स पर मोल करीब आता है ये। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि हमारी लैब में, जैसा कि HCl के साथ भी हमने बताया कि लैब में हमारा जो स्ट्रेंथ प्रेजेंट है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की जो बॉटल है उसके ऊपर उसकी कुछ नॉर्मेलिटी लिखी होती है। ठीक है, तो कंसनट्रेटेड स्ट्रेंथ जो होती है वो 36.5 नॉर्मल स्ट्रेंथ की हमारी लैब में मिलता है वो ऑलरेडी। तो हमें क्या करना है, लिक्विड से ही, किसी और स्ट्रेंथ के लिक्विड से ही अपनी स्ट्रेंथ, रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ को बनाना है। तो हम क्या कर लेंगे, N1V1 इक्वल्स टू N2V2। ठीक है, तो N1 हमें यहाँ पर क्या है, सॉरी N1 पता है हमें क्या है, सॉरी एक, तो N1 हमें रखनी है, चाहिए 0.1 नॉर्मल बनाना है हमें। ठीक है, तो 0.1 नॉर्मल 1000 ml बनाना है, राइट। तो नॉर्मेलिटी हमारे पास ऑलरेडी कितनी है, 36.5
और इसका वॉल्यूम हमें कितना चाहिए होगा कि हम उसे 1000 ml में मिला दें। ठीक हो गया, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे और V2 आ गया 2.74 ml, यानी कि 2.74 ml ऑफ 36.5 नॉर्मल H2SO4 को अगर हम 1000 ml में डिज़ोल्व करेंगे तो हमारा 0.1 नॉर्मल H2SO4 बन जाएगा। ठीक है, तो 2.74 ml हमें लेना होगा और 1000 ml में डिज़ोल्व करना होगा। ठीक है, तो अगर हमें जैसी भी स्ट्रेंथ चाहिए अकॉर्डिंगली हम चेंज कर लेंगे और जितना भी वॉल्यूम हमें फाइनल चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे कि हमें कितना वॉल्यूम लेना है अपनी फाइनल स्ट्रेंथ के लिए। ठीक हो गया, अब हमें करना है इसका स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं इसमें, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो Na2CO3 फटाफट पॉज करके 0.1 नॉर्मल का Na2CO3 बना दीजिए। नॉर्मल बोला है मैंने, याद रखेंगे, इसलिए इसके जो भी इसका जो वैलेंसी होगी उससे उसको डिवाइड करना होगा उसके मॉलिक्यूलर वेट को। ठीक हो गया, तो 106 होता है मॉलिक्यूलर वेट इसका, डिवाइड बाय 2, तो हमें कितना लेना होगा, अगर हम 53 ग्राम्स इन 1000 ml लेंगे तो हमारा बन जाएगा 1 नॉर्मल। ठीक है, 0.1 नॉर्मल के लिए हमें 5.3 ग्राम 1000 ml में लेना पड़ेगा, तो ये हमारा बन जाएगा 0.1 नॉर्मल। ठीक है, ये इक्विवेलेंट वेट हो गया, यहाँ जो मैंने आपको लिख के दिखाया है ये। ठीक हो गया, तो इस सॉल्यूशन को हम लेंगे, यहाँ पर हमने अपना सेटअप बना लेना है स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। तो ऐसा सेटअप हुआ हमारा, ब्यूरेट में हमने ले लिया सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड है, लेकिन तब भी हम H2SO4 को क्या करते हैं नीचे कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे नोन अमाउंट में। ठीक है, 10 ml हमने H2SO4 ले लिया है, राइट। तो अब हमें इसकी क्या क्या चीज़ें हैं, पहली चीज़ तो ये मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर 1-2 ड्रॉप हमने इसमें ऐड करेंगे, तो क्योंकि एसिड के साथ हमने मिथाइल ऑरेंज रेड ऐड किया है तो इनिशियली इसका कलर जो होगा वो रेड कलर का होगा। एंड पॉइंट पे क्या होता है, क्योंकि ये बेस आपका ऊपर से आ रहा है तो एंड पॉइंट पे आपका कलर जो होगा रेड से क्या हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो येलो एंड पॉइंट पर होगा। फिर इसकी नॉर्मैलिटी हमें पता कर लेंगे, हम नॉर्मैलिटी ऑफ H2SO4 हमें पता करना है। ठीक है, तो उसको पता करने के लिए हमें क्या क्या रखना पड़ेगा, नॉर्मैलिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट हमें पता है 0.1 नॉर्मल हमने बनाया है, और वॉल्यूम इसका हमें ब्यूरेट की रीडिंग से पता चलेगा एंड पॉइंट पे। ठीक है, तो वो वॉल्यूम हम यहाँ पर रखेंगे, राइट। और यहाँ हमने H2SO4 का वॉल्यूम लिया है 10 ml, वो रख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका नॉर्मैलिटी ऑफ H2SO4 निकल आएगा, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट, दैट इज KMnO4। तो KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट अगर हम मोलर सोल्यूशन की बात करें तो 158 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, तो सीधे सीधे 158 ग्राम को हम 1000 ml में डिसॉल्व करेंगे तो 1 मोलर सोल्यूशन बन जाएगा। नॉर्मल सोल्यूशन बनाने के लिए हमें इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकालना पड़ता है। अब देखिए पोटेशियम परमैंगनेट अगेन क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन कंडीशन इसका जो परमैंगनेट आयन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम बेसिक मीडियम देते हैं तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट होता है, जो आयन जनरेट होता है, तो वो अलग उसमें नंबर ऑफ आयन्स जनरेट होंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन कंडीशंस वो चेंज हो जाता है। तो अगर हम बात करें इक्विवेलेंट वेट
of KMNO4 in basic medium। ठीक है, अगर बेसिक मीडियम में बनाया जाए तो जो मैग्नेट आयन फॉर्म होगा उसका जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो 1 होता है। ठीक है, तो ये सीधे सीधे 158 डिवाइड बाय 1 और हो जाता है 158। ठीक हो गया। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो न्यूट्रल मीडियम में अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर जो बेसिक मीडियम में क्या फॉर्म हुआ था हमारा, इसे हम याद रखेंगे, मैग्नेट आयन। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर हम न्यूट्रल मीडियम की बात करें तो न्यूट्रल मीडियम में हमारा फॉर्म होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। जब इसकी रिएक्शन होती है तो मैग्नीज डाइऑक्साइड हमें मिलता है, दैट इज MnO2। ठीक है, तो उस समय जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा कितना आएगा, 158 को हमें 3 से डिवाइड करना होगा, यानी कि 3 जो चेंज इन स्टेट आएगा उसका वो 3 होगा। तो ये आ जाता है हमारा 52.6 ग्राम। ऐसे ही जब इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMNO4 की अगर हम एसिडिक मीडियम में बात करें तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, मैग्नस आयंस फॉर्म होते हैं। ठीक है, मैग्नस आयन दैट इज Mn+2 आयंस की बात हो रही है यहाँ पर, राइट। तो उस समय हमारा जो इक्विवेलेंट वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 5, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इसका आता है हमारा 31.6। तो आप देख रहे हो बेसिक, न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम में तीनों में इसका अलग अलग हमारा इक्विवेलेंट वेट है। इसका मतलब अगर हम वाटर में इसको बनाएंगे तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा, न्यूट्रल मीडियम। तो अगर हमें अभी पोटेशियम परमैंगनेट हम वाटर में बनाते हैं तो 52.67 ग्राम को हम 1000 ml में ले लेंगे तो हमारा बन जाएगा 1 नॉर्मल, राइट। लेकिन होता क्या है कि वाटर क्या है हमारा एम्फोटेरिक नेचर का होता है, तो एच आयन भी है और OH आयन भी है। तो क्या होता है, क्योंकि KMNO4 की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शंस देगा, वो रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस देगा। तो होता क्या है कि इन द प्रेजेंस ऑफ KMNO4 जो एम्फोटेरिक नेचर है वाटर का वो उभर के आता है और एज अ एसिडिक मीडियम एक्ट करता है। इसका मतलब कि हमें कितना ग्राम ऑफ सही मायने में कितना ग्राम ऑफ लेना पड़ेगा इसमें, 31.6 ग्राम। ठीक है, तो 31.6 ग्राम को अगर हम 1000 ml वाटर में लेंगे तो 1 नॉर्मल बनेगा। ठीक है, तो हम ऐसे सोल्यूशन बना लेते हैं KMNO4 का। और KMNO4 को हमें अगर स्टैंडर्डाइज करना है तो हम किसकी हेल्प से करते हैं, क्योंकि हमने एक बना रखा था ऑक्सैलिक एसिड, तो उस समय वही आता है पिक्चर में, तो ऑक्सैलिक एसिड की हेल्प से इसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है। तो N1V1 इक्वल्स टू N2V2 से ऑक्सैलिक एसिड डालकर इसको स्टैंडर्डाइज कर लेंगे हम, और वहाँ पर हमें एसिड का भी यूज़ करना होता है H2SO4 का। ठीक है, जिससे कि हम इसका ऑक्सीडेशन थोड़ा रोक पाएँ, राइट। क्योंकि अगर KMNO4 का सोल्यूशन अगर आप देखोगे कि थोड़े टाइम बाद ये ख़राब हो जाता है, ठीक है, तो इसके लिए टाइट्रेशन करते वक्त हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ H2SO4 इसमें ऐड करना पड़ता है, एसिड को ऐड करना पड़ता है। तो एंड पॉइंट पर हम देखते हैं लाइट पिंक कलर जो होता है हमारा 30 सेकेंड्स के लिए एटलीस्ट परसिस्ट करे, तब तक हम इसका टाइट्रेशन करते हैं और एंड पॉइंट निकाल लेते हैं। इसको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, KMNO4 को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसलिए प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए आपको ये सफिशिएंट है पढ़ना। स्टैंडर्डाइजेशन इसका ऑक्सैलिक एसिड से किया जा सकता है, राइट।
नेक्स्ट वन इज सीरिक अमोनियम सल्फेट। अगेन इट्स अ वेरी पोटेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि हम फिर से देखने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन के अंदर। तो इसका भी अगर हमें 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन बनाना है, 0.1 मोलर सोल्यूशन, तो हम सिंपली क्या करते हैं, इसको 632 ग्राम्स को हम ले लेते हैं 1000 ml में। ठीक है, 632 या फिर बहुत सारा, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है हम थोड़ा एक्सेस अमाउंट में ही लेते हैं। तो क्योंकि ऑलरेडी हमें इसको स्टैंडर्डाइज करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टैंडर्डाइजेशन में एक्चुअल नॉर्मेलिटी निकल के, मोलारिटी निकल के आ जानी है। तो अगर हम इसको राउंड ऑफ फिगर में भी ले लेते हैं, हम फॉर एग्जांपल 650 ग्राम की बात कर ले, अगर हम 650 ग्राम इन 1000 ml, तो ये बन जाता है हमारा 1 मोलर सोल्यूशन। यानी कि 65 ग्राम हम ले लें लमसम इन 1000 ml, तो बन जाएगा हमारा 1 मोलर। लेकिन इसका जो प्रिपरेशन का तरीका है, उसमें एसिड मीडियम में इसको बनाया जाता है, इसलिए 1000 ml में 50 ml एसिड भी प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एसिडिक वाटर बनाते हैं हम। ठीक है, तो पहले हम मान लीजिए 500 ml हमने वाटर लिया, जिसमें कि पहले से ही 30 ml हमने ml H2SO4 को ऐड कर रखा है। तब हम जाके 65 ग्राम ऑफ सीरिक अमोनियम सल्फेट उसमें ऐड करेंगे। देन फाइनल वॉल्यूम हम मेकअप करेंगे 1000 ml के लिए। ठीक है, इस सोल्यूशन को हमें हीट करना पड़ता है, राइट। तो हीट करने के बाद इसे कूल करते हैं, और कूल करने के बाद इसका वॉल्यूम मेकअप करते हैं 1000 ml। अगर हमें सोल्यूशन टर्बिड लग रहा होता है, तो हम उसको फिल्टर भी करते हैं एक बार। ठीक है, तो ये इसके प्रिपरेशन का तरीका है। और इसको नेक्स्ट हमें क्या करना है, स्टैंडर्डाइज करना है। तो इसके स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हम यूज़ कर लेंगे आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड। एक्चुअली क्या होता है, जब हम इसका स्टैंडर्डाइजेशन करना होता है, तो आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड के साथ हमें फ्लास्क में और भी बहुत सारे रिएजेंट्स लेना पड़ते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लेना पड़ता है, सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ता है। ठीक है, तो फेरोइन सल्फेट लेना पड़ता है। तो ये सारी रिएक्शंस को सपोर्ट करने के लिए ये सारे रिएजेंट भी साथ में हमें लेना पड़ते हैं। तो अगेन इसमें बहुत सारी रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, जिनको हम आगे के सिलेबस में जो हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, उसमें हम जाकर इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब हम पढ़ेंगे, तो हमें एज इसको हम पढ़ पाएंगे कि कैसे स्टैंडर्डाइजेशन होता है। अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये हो गई कि आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड से इसका स्टैंडर्डाइजेशन कराते हैं, और इसका जो इंडिकेटर है वो फेरोइन होता है। ठीक है, तो ये इंडिकेटर होते हैं फेरोइन। ठीक है, तो फेरोइन सल्फेट सोल्यूशन हमने डाला था, वो एज अ इंडिकेटर यूज होता है। तो फाइनली क्या होता है, इसकी N1V1 इक्वल्स टू N2V2 से इसकी नॉर्मेलिटी को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। तो ये थे हमारे प्रिपरेशन ऑफ वेरियस सॉल्यूशंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना एक अच्छा टॉपिक है एरर्स, वो स्टार्ट करने वाले हैं। सॉल्यूशंस क्या, आपको मैं एक टिप दे देती हूँ। इसमें हमें क्या करना चाहिए कि एक हम टेबल बना लेंगे, सारे मॉलिक्यूलर वेट लिख लेंगे। ठीक है, और उसमें लिख लेंगे स्टैंडर्ड कौन सा यूज़ हो रहा है स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। पहले लिख लेंगे प्राइमरी स्टैंडर्ड है या सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, फिर लिख लेंगे कि कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ हो रहा है स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। उसके बाद उसमें अगर कोई जो भी इंडिकेटर यूज़ हो रहा है और क्या कलर चेंज हो रहा है वो लिख लेंगे। तो इस तरह से एक टेबल हमारी बन जाएगी। तो ये 4-5 जो आपके दे रखे हैं इसमें कंपाउंड्स, उनके आप मोलर और नॉर्मल जो कि सॉल्यूशंस हैं वो बना पाओगे, और आपको ये पता चल जाएगा एटलीस्ट कि आप किससे किसको स्टैंडर्डाइज करोगे।
बिकॉज इसको समझने के लिए अभी हम बहुत सारे तरीके के टाइट्रेशंस करने वाले हैं और इसके अलावा बहुत सारे सॉल्यूशंस उसमें बनाने वाले हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। इसमें आपको इस टॉपिक का सिर्फ और सिर्फ मतलब यही है कि आप कैसे एनालिसिस में सॉल्यूशंस को बनाते हो। ठीक है, तो अब तक आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एरर्स स्टार्ट करेंगे। तब के लिए इसको कोशिश करिए और ज़्यादा समझने की, और डेफिनेटली कोई आपको डाउट होता है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट बॉक्स। तो ऑल द बेस्ट, बाय।